हेलो क्लास, हाउ आर यू। हम लोग आज पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एसिड। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, कि मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है और क्यों बनाता है, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जब भी हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता तो होता क्या है। मेटल जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये समझिएगा कि मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल किसके साथ रिएक्शन करा भाई? मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट। बनाएगा क्या? सॉल्ट। और साथ में इवेल्यूएट होगा हाइड्रोजन गैस, और जहां भी हाइड्रोजन गैस निकल के आएगा आप सबको पता है वहां एक पॉप साउंड क्रिएट होगा। तो जब भी मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो तब आपको समझना है कि जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा, जब भी अगर प्रोडक्ट बनता है, अगर आपका वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा सॉल्ट और हमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इफ एनी मेटल react with acid we get salt and hydrogen gas, and evaluation of hydrogen gas produce a pop sound। तो कल को आपका कोई प्रैक्टिकल करके कोई टीचर बताता है कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया है और हम उसमें मेटल को डाल रहे हैं, तो मेटल को डाल रहे तो डब डब की साउंड आ रही है। तो साउंड किसकी वजह से आ रही है? आपको समझना है दैट साउंड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। वहाँ हाइड्रोजन गैस निकल के आ रहा है, इसीलिए वहाँ आपका एक पॉप साउंड क्रिएट कर रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस रिएक्शन के अंदर, थोड़ी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने एसिड का डेफिनेशन पढ़ा होगा जो क्लास 10th में एक ही तरह से एसिड को डिफाइन किया गया है। अगर हम एसिड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं एसिड वो सारे कंपाउंड हो जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस आयन जो प्रोड्यूसर होंगे, या जिसको H प्लस आयन को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूसर को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और इस क्लास में एसिड का केवल और केवल यही डिफिनीशन आपको पढ़ना होता है, इसके अलावा किसी भी डिफिनीशन को पढ़ना ही नहीं होता है क्लास 10th के अंदर। आगे हायर क्लासेस में एसिड के अलग अलग डिफिनीशन को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे, लेकिन फिलहाल में तो केवल इतना हम लोग समझते हैं ऑल दोज कंपाउंड दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, या प्रोटॉन प्रोड्यूसर को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वही हमारा एसिड कहलाता है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो। सारे H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर देगा तो स्ट्रांग होगा, और अगर पार्शली डिसोसिएट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड कहते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो एसिड का कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, और थोड़ा वीक एसिड के कैटेगरी में जाएंगे तो हमारे पास है फॉर्मिक एसिड SCOOH, हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, इसको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। आगे समझोगे और डिटेल में। इतने एसिड के बारे में फिलहाल में हम लोग बात करते हैं। तो ये सब H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए सबके सब क्या है? आपके एसिड है। यही डिफिनीशन आपने पढ़ा है। मतलब पूरी की पूरी कहानी इस बात पे अटकी हुई है कि ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, 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 सबके सब H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए सबके सब क्या है? एसिड है। थोड़ा सा इस रिएक्शन के फॉर्मेट को देखिए, यहाँ एक मेटल है, यहाँ आपका एक एसिड है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक कंपाउंड है। तो जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन का फॉर्मेट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ जो फॉर्मेट है रिएक्शन का वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट है। मतलब आप देख रहे हो जो सॉल्ट बन रहा है उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है। मतलब अगर हमारा ये जो भी मेटल है, वटेवर मेटल, ये जो मेटल है हमारा, अगर ये मेटल हमारा एसिड के H प्लस आयन को यहाँ से क्या करता है? एसिड के H प्लस आयन को यहाँ से डिस्प्लेस कर पाता है, तभी आपका आगे चल के सॉल्ट बनेगा,
तभी आपका आगे चल के हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और अगर हमारा ये मेटल इस H+ आयन को उसकी जगह से नहीं हटा पाता है तो ना हमारा सॉल्ट बनेगा ना हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे नो रिएक्शन। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। मतलब कोई भी मेटल हाइड्रोजन को तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब उस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। अगर वो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा तो अगर उस मेटल को एसिड के अंदर डालेंगे तो ना सॉल्ट बनेगा ना हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। वेरी 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 सिंपल बात मैं कर रहा हूं आपसे। इसको आपने पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फॉर्मेट देखा है इसका, कि ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है और कुछ और बन रहा है। दैट मीन्स ये एलिमेंट इससे तभी रिएक्शन करेगा जब ये एलिमेंट किसी एक एटम से को क्या करे, वहां से डिस्प्लेस करे। और पूरी कहानी जब एसिड से रिलेटेड है तो एसिड का डिफिनीशन तो हमारे सिलेबस में केवल एक ही है, जो H+ आयन प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब अगर ये मेटल यहाँ से H+ आयन को डिस्प्लेस करता है तो रिएक्शन होगा, और H+ आयन को डिस्प्लेस नहीं करता है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर से घूम फिर के वही बात आ गई। क्या बात आई? बात ये आई कि हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बताई थी वो आपको फिर से रिवाइंड करने की जरूरत है, जिसका मैंने एक लेक्चर अलग से 10-15 मिनट का बताया है, जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। फिर मैं छोटा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, बहुत नहीं बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि एक बार ऑलरेडी, ये क्या 2-2 3-3 बार ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमने बताया था पीबीसी बताया था, फिर बताया था SMLE, फिर बताया था मैंने जेंटल ZINTL, फिर बताया था है, क्योंकि इसको इसलिए मैं गोला बना दे रहा हूँ क्योंकि सारी कहानी हाइड्रोजन को हटाने की है। फिर हमने बताया था CMS, फिर बताया था PG। बस इतना ही जानना है आपको, और कुछ जानना ही नहीं। आपका ये टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखिए क्या जानना था, ये आपका है पोटेशियम, ये है आपका बेरियम, ये है आपका कैल्शियम, ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है आपका जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, और ये है हाइड्रोजन। फिर से मैं यहाँ सर्किल बनाता हूँ। यहाँ आया आपका कॉपर, यहाँ है मैग्नीज, यहाँ है सिल्वर, यहाँ है प्लेटिनम, और यहाँ है गोल्ड। अब भैया आप समझिए, क्लास 10th में इस सीरीज के अलावा कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है आपका। मतलब इतने ही मेटल के आगे पीछे सारी कहानी घूमेंगी, इतने ही मेटल के आगे पीछे सब आपको बातें पढ़नी होती हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ आपका आ गया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आगे जितने भी मेटल हैं सबके सब एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और हाइड्रोजन के बाद जितने मेटल हैं कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रीजन सिंपल है कि ये सारे मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और इन सारे मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो हाइड्रोजन को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिंपल। तो अगर इन सारे मेटल को, चाहे आपका पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, किसी भी मेटल को एसिड के अंदर डालेंगे, चाहे रिएक्शन धीरे धीरे हो, चाहे रिएक्शन तेजी से हो, चाहे रिएक्शन बहुत आराम से हो, लेकिन रिएक्शन होगा जरूर, प्रोडक्ट जरूर बनेगा, हमको सॉल्ट जरूर मिलेगा, हमको हाइड्रोजन गैस जरूर मिलेगा। लेकिन जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, मतलब आप एसिड के अंदर गोल्ड डाल दो, एसिड के अंदर प्लेटिनम डाल दो, कुछ नहीं होना है, क्योंकि गोल्ड प्लेटिनम मेटल जो है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है बेटा, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा।
ये बात बार बार मैं आपको समझाया हूं, कितनी बार समझाया हूं, गलत नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कि कौन से मेटल को एसिड में डालने के बाद वो मेटल आपका एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। या आप किसी कंटेनर में एसिड को स्टोर करते हो तो उसके लिड को, उसके ढक्कन को किस मेटल का बनाओगे? क्या उसके ढक्कन को हम आयरन का बनाएंगे, जिंक का बनाएंगे, निकल का बनाएंगे, टिन का बनाएंगे? नो, नेवर। कॉपर हो सकता है। सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये महंगा मेटल है, उसका हम लिड नहीं बनाने चलेंगे, बट कॉपर का हम बना सकते हैं, क्योंकि कॉपर अगर हम बनाएंगे, कॉपर के कंटेनर में स्टोर करेंगे, 100% आपका एसिड रिएक्शन करने वाला नहीं है। समझ गए भाई? अब एक दो रिएक्शन हम लोग करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एसिड जो है, हमारे पास एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने इसमें डाल दिया क्या? एल्यूमिनियम। तो आपको पता है जब एल्यूमिनियम को हम इसके अंदर डालेंगे, प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, एक बच्चे ने हमसे एक लेक्चर में पूछा था कि सर क्या रिएक्शन खत्म होने के बाद बैलेंस करना जरूरी है? 100% बैलेंस करना 100% जरूरी है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्टेंट साइड के एटम और प्रोडक्ट साइड के एटम का नंबर क्या हुआ? आपका सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सिंपल। तो बैलेंस करना जरूरी है, कर भी देते हैं हम, आप कर देते हैं। आप देखिए, आप यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 1 एटम है। यहाँ क्लोरीन के 3 एटम हैं, यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है? 1। यहाँ एल्युमिनियम के 1 एटम, यहाँ भी एल्युमिनियम के 1 एटम। एल्युमिनियम में कोई छेड़खानी ना करें। एल्युमिनियम ने हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटाया है बेटा। अब यहाँ आपका 3 एल्युमिनियम है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लोग देंगे 3, लिखेंगे 3। अब आप देख लीजिए, आसानी से यहाँ 3 लिख दिया, ये पूरा आपका बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन के 3 एटम हो गए। जब हाइड्रोजन के 3 एटम हो गए तो यहाँ सिंपल क्या लिख दो? 3/2, 3/2 लिख दो। तो आप कहोगे सर अगर हम 3/2 लिख देंगे तो आपका यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एटम हो जाएगा। एक तरीका तो ये है बैलेंस करने का। अगर आप ऐसे नहीं बैलेंस करते हो, तो आप 2 को हटाना चाह रहे हो, तो पूरे के पूरे रिएक्शन में आप 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2Al। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 6HCl। यहाँ क्या होगा? 2AlCl3 प्लस, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 का, तो यहाँ हो जाएगा 3H2, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, देख लो, यहाँ एल्युमिनियम के कितने एटम है? 2। यहाँ एल्युमिनियम के कितने एटम है? 2। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है? 6। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है? 6। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या है? आपका बैलेंस है। बैलेंसिंग हो चुका है, इसीलिए हम बैलेंसिंग को बार बार नहीं बताना चाहते, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करना जरूरी है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको होपफुली समझ में आया होगा इस मेटल ने हाइड्रोजन एसिड से क्यों रिएक्शन किया, क्योंकि इस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा थी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसने एसिड को उसकी जगह से क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। सिंपल। अब आप देख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, आप ध्यान से। और दूसरा देखिए, एक और रिक्वेशन, एक दो और रिएक्शन लिखता हूँ। आप देखिए, अब हमारे पास जिंक है। ये मैं जिंक वाला इसलिए बार बार लिखता हूँ क्योंकि यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो जिंक को मैंने एसिड के अंदर डाला, एसिड मैंने चेंज कर दिया H2SO4। मतलब H2SO4 का एक सोल्यूशन लिया था, चाहे अगर डाइल्यूटेड है तो H2SO4 डाइल्यूट, चाहे कंसनट्रेटेड, कुछ भी हो। जिंक को डालेंगे, जिंक के ग्रेन्यूल को डालेंगे। आपको बताया था जिंक आपका ब्रिटिल होता है ना, उसको हम फोर्स लगाएंगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि मेलिएबल होगा। एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी थी जिंक के अंदर। तो जब हमने जिंक को डाला एसिडिक सोल्यूशन के अंदर, तो आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एकदम बढ़िया से रटा हुआ है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आ रहा है। तो जब आ रहा है तो इसमें दिक्कत तो है नहीं कोई, तो दिक्कत कोई है नहीं। तो आपको ये पता है कि ये जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटाएगा। जब हाइड्रोजन को हटाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर की तरफ निकलते आएंगे पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए। इससे ये पता लगेगा कि जिंक आपका एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए जिंक एटम आपका हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या कर रहा है? आपका डिस्प्लेस कर रहा है। सिंपल। समझ में आया इतनी बात? अब और एक बात समझते हैं।
अगर मैं कहता हूं कि यहाँ अब इतने मेटल की तो बात हो गई, ये सब तो रिएक्शन करेंगे ही हाइड्रोजन से, चाहे पोटेशियम हो, बेरियम हो, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, इतनी सारी बातें है ना। देखो बेटा, जो लोग नीचे क्वेश्चन अगर कुछ पूछ रहे हो बेटा, तो क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या अपना नंबर नीचे चैट बॉक्स में छोड़ सकते हो, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। पढ़ाते समय थोड़ा ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई करूं, बट 100% जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको मना करूं। मेरे लिए वो स्टूडेंट हमेशा अच्छे होते हैं जिसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम सर से कुछ पूछें, जाने, ज़्यादा जाने, तो जितना पूछोगे उतना हम आपको बताएंगे 100%, है ना। तो देख लीजिए आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके पास कॉपर है, मैंगनीज है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनका क्या करें भाई। कल को कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लिया आपसे कि मेरे पास कॉपर मेटल है और मेरे पास H2SO4 है और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने कॉपर मेटल को डाला, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। आप कहोगे सर कुछ नहीं, कॉपर है तो CuSO4 बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते समय यही देखे थे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। बट तीसरी चौथी बार ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए कि सर गलती हो गई, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं गलत होना चाहिए आपका, ऐसा कभी भी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मतलब ये कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आप बड़े बड़े शब्दों में आसानी से लिखोगे कि सर नो रिएक्शन, अगर आपसे पूछता है वाई, तो आपको एक लाइन में आंसर देना है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो कॉपर नेवर डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस। इट्स वेरी सिंपल। पूछे तभी लिखना है, नहीं पूछे तो अपने आप से ज्ञान नहीं ठोकना है वहाँ से कि और बहुत बड़े ज्ञानी बने हैं, जितना पूछे उतना आंसर लिखेंगे। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिएक्शन विद एसिड। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इसमें, छोटा सा टॉपिक ये बचा है कि सर हम जो कॉपर, मैग्नीज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, स्पेशली सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड की जब बात करेंगे तो इनकी ज्वेलरी बनाते हैं। तब जब ज्वेलरी बनाते हैं तो जब ज्वेलरी बनाएंगे, सपोज करो ज्वेलरी 10 साल यूज करते हो, थोड़ा ब्लैकिश पड़ गया, थोड़ा सा उसका कलर डल हो गया, शाइनिंग थोड़ी कम हो गई, तो आप जाते हो आप ज्वेलर्स के शॉप पे, सोनार की दुकान पे, और कहते हो भैया ये चमका दीजिए, साइन करा दीजिए इसमें। तो चमकाने के लिए उसके पास उसके ऊपर वाले लेयर में शाइनिंग आनी चाहिए, किसी ऐसे सब्सटेंस से उसके ऊपर रब करना पड़ेगा जिसके अंदर वजह से उसमें पॉलिशिंग हो जाए, शाइनिंग आ जाए। तो भैया सबसे बड़ी समस्या कि ये लोग किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो पॉलिश किस केमिकल के थ्रू करेंगे। तो पॉलिश करने के लिए हम लोग एक अलग सब्सटेंस बनाएंगे। पॉलिश करने के लिए वो सब्सटेंस बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, लेकिन अगर उस सब्सटेंस में किसी इस मेटल को डालें, चाहे कॉपर हो, मैग्नीज हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, वो सबके सब 100% डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब बहुत डेंजरस है वो सब्सटेंस। वो है क्या, मैं बताता हूँ आपको, देख लीजिए। उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। बस पीना नहीं बेटा, तुरंत मर जाओगे, तुरंत घुल जाओगे, डिजॉल्व हो जाओगे। ये रॉयल वाटर तो है, लेकिन इतना भी रॉयल नहीं है कि आपको जरूरत है इसको, बिल्कुल इससे दूर ही रहो तो ही बेटर है। तो ये हम लोग जान रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक सोल्यूशन बनाएंगे जिसको कहते हैं एक्वा रेजिया। और ये आपका एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। तो ये रॉयल वाटर है क्या, क्या रॉयल वाटर आपका H2O है? नहीं, इट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड की बात इसलिए कह रहा हूं कि तुरंत बनाया गया, एकदम नया है, ताजा है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 मिक्सचर। ये आपका रॉयल वाटर है क्या? रॉयल वाटर है 3 पार्ट, या हम लिख सकते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड 3 पार्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ या सोल्यूशन ऑफ
HCl एंड HNO3, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसमें आपका नाइट्रिक एसिड है। इसके फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल वाटर कहते हैं। बट इस रॉयल वाटर में होना क्या चाहिए, इस रॉयल वाटर में होना चाहिए 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। मतलब रॉयल वाटर जो हमने पढ़ा है, जो रॉयल वाटर हम बनाएंगे, जो एक्वारेजिया हमारे पास होगा, उस एक्वारेजिया में 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड का होगा। मतलब यहाँ जो रेशियो होगा 3:1 का होगा, किसका, HCl रेशियो HNO3 का। मतलब सिंपल समझिए बेटा, अगर मैं 1 लीटर आपका बनाता हूँ एक्वारेजिया, 1 लीटर बनाता हूँ रॉयल वाटर, तो 1 लीटर रॉयल वाटर में 750 ml केवल HCl होगा और 250 ml क्या होगा आपका, HNO3 होगा। इस तरह से आपका 1:3 या 3:1 का रेशियो निकल के आएगा। और ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं इसमें जानना है, ये जानना है कि आपके कॉपर, मैग्नीज, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर डिसॉल्व इन द एक्वारेजिया। मतलब इस एक्वारेजिया में ये सब के सब क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इस एक्वारेजिया से प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीज रिएक्शन करते हैं। और नॉर्मली किसी एसिड से इंडिविजुअली हम ले लें HCl, इंडिविजुअली हम ले लें HNO3, रिएक्शन नहीं करेंगे। बट एक्वारेजिया में ये सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, आपके डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एक्वारेजिया, जो खूब पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। क्लास 10th में केवल इतना ही जानेंगे। जब क्लास 12th में जाओगे आप, तो आप देखोगे कि प्लेटिनम और गोल्ड इस एक्वारेजिया से कैसे रिएक्शन करते हैं। इसके रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रिएक्शन नहीं पढ़ना है, कि एक्वारेजिया HCl HNO3 आपस में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, और जो बनता है वो इतना रिएक्टिव क्यों हो जाता है, जो प्लेटिनम और गोल्ड से भी रिएक्शन कर लेता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक बात मैंने बताई कि जो ज्वेलरी के दुकान पे आपने ज्वेलरी लेके गई आपने, और आप चाह रहे हो कि वो चमकने लगा, शाइनिंग आ जाए, तो उसको डाइल्यूट सोल्यूशन एक्वारेजिया से हम उसको क्या करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। तो उसका ऊपर वाला लेयर तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट 100% आपका वो सोना, चांदी, प्लेटिनम क्या हो जाएगा, बेहतरीन चमकने लगेगा। तो डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेट इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे आप अपने पायल को, अंगूठी को, माले को, किसको भी डालोगे आप एक्वारेजिया के अंदर, पूरा पिघल जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा। कुछ ना कुछ कहानी जरूर है, आगे चल के इसको हम लोग जरूर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मेटल का जितनी भी बातें थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये ख़त्म हो चुका है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका नॉन मेटल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और इस तरह से आपका एक चैप्टर ख़त्म करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।